बचपन से ही ज्ञान में हूँ। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। तो देखें कि जो पूरा सूर्यवंशी जो घराना है, वैष्णवी घराना, वो दीदी जी के वहाँ से भी उसका एक पार्ट, एक अंश चालू हो रहा, पूरा परिवार चलना, ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की निशानी है कि पूरे कुल के अंदर ही कितने कितनों को तारा होगा इन्होंने। दीदी 11 साल से तो मेरे ख्याल से पहले कौन से सेंटर में थे दीदी? सिडनी सिडनी में। सिडनी में थे, पहले सिडनी में थे और 11 साल वहां पे उन्होंने सेवाएं दी, और इस समय दीदी पर्थ में हैं। तो हम सब अब थोड़ी देर के लिए सब एकाग्र बुद्धि होके बैठ जाएंगे। और जो सबसे अच्छा ही चैप्टर हमको लगता है ना, वो है अनुभव का। क्योंकि आजकल ज्ञान तो हम सारे ही, कितने सारे चैनल्स हैं, सुनते रहते, और ऑनलाइन तो कितना कुछ मटेरियल मिल गया। लेकिन जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो रूबरू होके बिल्कुल आमने सामने होकर सुनते हैं, उसका एक अलग ही नशा है, एक अलग ही मजा है। तो हम दीदी को सुनते हैं। दीदी अगर हो सके लास्ट में भले 10 मिनट के लिए हमें एक तो योग थोड़ा सा सबको करवाएं, और थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन आपको हाँ जी। सेंटर सेंटर दिखा सकेंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे कि देखो हाँ कि ये भी जी। राजधानी में पार्ट हम्म, बनेगा, एक टापू बनेगा हमारा पिकनिक का, वो भी हाँ देखेंगे हम। जी। हाँ, अब यहाँ रात है तो मैं पूरा पिच डार्क हो गया है क्योंकि हम्म। यहाँ 7:30 बजे है। और ये जहाँ पर मैं बैठी हूँ ये मुरली रूम है। ओके। तो मुरली रूम से मैं आपको सुना रही हूँ। और दो बहनें हैं बाबा के रूम में योग कर रहे हैं। ओके। और यहाँ विंटर चालू है तो पूरा एकदम ठंड, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो 5, 5:30 बजे पूरा डार्क हो गया है। तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। पहले मेरा नाम प्रणीता है। बहुत सारे लोग इसका मीनिंग पूछते हैं, प्रणीता माना क्या क्योंकि थोड़ा सा जब मेरी नानी ने मेरा नाम रखा था तो बहुत यूनिक था। तो ऑलवेज काइंड ऑफ बाबा बच्चे होते हैं तो यूनिक होते हैं, ये तो नाम से ही शुरू होता है। तो प्रणीता माना इन इंग्लिश में वो मॉडेस्टी कहते हैं, बट संस्कृत में इसका अर्थ है, जो कलश होता है ना, कलश में सिर्फ अमृत रखा जाता है। तो वो मीनिंग है उसका कि जिसमें ऐसा कलश जिसमें सिर्फ अमृत रखा जाए। तो बाबा के बच्चों को तो पता है कि पवित्र बुद्धि माना ही वो कलश है, यही हम आत्माओं का ज्ञान का भंडार जो है इस कलश में रखा हुआ है, बुद्धि में, मन में। तो और हम 3 बहनें और एक भाई है, और माता पिता। और हम सभी लकी परिवार है जो सभी ज्ञान में है। बहुत ऐसे रेयर होता है कि सबकी विचारधारा एक हो, लेकिन यूनिक बात। तो सब ज्ञान में चल रहे हैं। भाई कुमार है, वो सबसे बड़ा है, और वो जो मुंबई में है, रहते हैं हम। मैं मुंबई से हूँ ओरिजिनली। तो मुंबई में मेरा भाई है जो अभी रिलायंस ग्रुप जो है उनके साथ काम करता है, वो सिविल इंजीनियर है, वो जनरल मैनेजर है उस कंपनी में। और ये कुमार जो जो वहाँ जूनियर इंजीनियर करके लगा, अब आज वो जनरल मैनेजर है। तो आप देख सकते हो, कर सकते हो कि किस तरह से ना हम बढ़ते हैं, ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में भी तो कई कई सारे जनरल मैनेजर है, बट अपना एक ज्ञान वालों का एक यूनिक पाथ है, क्योंकि ही इज ऑलवेज बेस्ट एम्प्लॉय इन हिज कंपनी। तो जो भी है वो सब श्रेय बाबा को ही जाता है, या उसकी तपस्या को जाता है। फिर मैं सेकंड नंबर हूँ। और मैंने बीकॉम किया हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया में मैं 2008 में आई हूँ। और मैंने जर्मन भाषा सीखी हुई थी और मुझे जाना था जर्मनी। लेकिन बाबा, हमेशा होता है ना ड्रामा में, हम जो सोचते हैं हमें नहीं पता होता है कि हमारे कल्याण के लिए क्या है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी जरूरत क्या है और हमारी इच्छा क्या है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जर्मनी जाऊं, क्योंकि मैंने जर्मन भाषा पढ़ी है। लेकिन बाबा को पता है कि मेरी जरूरत क्या है, या मेरे द्वारा जो कार्य होना है वो उसकी जरूरत कहाँ है। तो ड्रामा में ऐसा पार्ट चला कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई।
तो 14 साल हो गए मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, और बाबा के सेंटर का अकाउंट मैं देखती हूँ, जो सभी सेंटर है, रिट्रीट सेंटर्स है, तो उसका अकाउंट्स के लिए खास मुझे ऐसे दीदी ने, निर्मला दीदी जो अभी ज्ञान सरोवर में है, उन्होंने कहा था कि तुम अगर आना चाहती हो ऑस्ट्रेलिया तो आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, क्योंकि वीजा का अगर अब आपको पता है कि कोई संस्था भी हो, कुछ भी हो, कोई वीजा तुम्हें नहीं दे सकता। तो ऐसे ड्रामा में पार्ट चला, फिर मैं यहाँ जर्मन जाना था जर्मनी, लेकिन आ गई ऑस्ट्रेलिया, बट आई एम वेरी हैप्पी हियर एज वेल। फिर मेरी दूसरी बहन है मेरे से छोटी, वो आर्टिस्ट है पूरी, उसमें सब सब प्रकार की कलाएं हैं, पेंटिंग कहो, गाना, बजाना कहो, वो सब बातें हैं उसमें। और वो मधुबन के प्रोग्राम भी करती है, वो रेडियो जॉकी जो बन गई है, तो वो रेडियो के प्रोग्राम भी कराती है, मधुबन में रहती है। और मम्मी पापा को बेसिकली, मेरा भाई और बहन वो दोनों मम्मी पापा के पास है, और सबसे छोटी बहन मेरी वो जापान में रहती है, तो वो जापानीज बोलती है, वो आईटी में है, तो वो जॉब भी कर रही है, अपना घर उसने रेंट पे लिया हुआ है, और वो सेंटर की सेवाएं तो ऑब्वियसली आ ही जाती है, कुमारी है तो सब सेवाएं भी वो, और वो जापानीज लोगों को जापानीज में समझाना इज अ बिग टास्क, तो वो उसके द्वारा बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और हमारा फाउंडेशन है हमारी माता जी, जिनके जिनकी तपस्या के, क्योंकि बच्चे माँ की तपस्या से ही ज्ञान में चल सकते हैं आगे। ये मैंने कई बार देखा है कि जहाँ पे माताएं फॉर्म है, उनके बच्चे ज्ञान में आ ही जाते हैं और वो चल पड़ते हैं, तो तपस्या उनकी है। तो ज्ञान में आने कैसे हुआ, मेरी हम थाना में रहते थे मुंबई में, तो हमारे बाजू में पीके रहते थे। ये तो बहुत 30 साल पुरानी बात है, इसके पहले ही अम, लेकिन वो कहते थे उस समय पे ब्रह्मा कुमारी इसका इतना नहीं था ना, और फिर सिर्फ यही होता था कि साड़ी, व्हाइट साड़ी पहननी पड़ेगी, और खान पान का, वैसे तो हम अच्छे परिवार से, ब्राह्मण परिवार से आए हुए, तो हमारे घर में भक्ति का बहुत था, इतना भी एक्सट्रीम भी नहीं था, लेकिन अच्छे संस्कारों का भक्ति थी हमारी। तो जो बीके थे वो कहते थे कुछ ना कुछ भक्ति के बारे में कहते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या समझते हैं अपने आप को कि है ना, वो इतना अच्छी तरह से भक्ति के बारे में बोलते नहीं थे, तो मुझे नहीं कि नहीं, ये कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन ये दूसरों के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो ये मेरा कहना होता था उस समय पे कि ठीक है आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे हैं। तो इस तरह से हम लोग ध्यान नहीं देते थे। वो आंटी भी मम्मी को बोलती थी कि आप आ जाओ, सेंटर पे आओ, ये करो। तो उनको पता था कि ये अच्छे संस्कार वाला घर है। और मेरी छोटी बहन जो है, जो आप जापान में है अभी, वो उनके घर में जाती थी खेलने के लिए, उनकी बेटियां भी उनके उसके ही एज की थी। तो वो आंटी हमें ना भोग भेजती थी थर्सडे को, और मेरी बहन भी जाती थी, बैठती थी वो लोग। वो तो उसको याद नहीं है अभी, वो ट्रांस में भी जाती थी उस समय, लाइक छोटी थी ना, 7-8 साल की थी, प्यूरिटी होती है अच्छी से। तो भोग लगाने बैठती थी। वो लोग उनको सेंटर भी, उसको सेंटर भी लेके जाते थे, तो वहाँ पे राधा कृष्ण बनना, ये वो सब। और मैं, मेरी मम्मी जाने देती थी कि ठीक है, अच्छी जगह पे जा रही है। ऐसे ही दिन बीतते गए, वो आंटी बोलती रहती थी मम्मी को आने के लिए, लेकिन मम्मी गई नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, मम्मी ने नॉस्ट्राडम्स का बुक पढ़ा, आपको पता होगा वो भविष्यवाणियां जो उस समय पे 90s में बहुत चला था कि विनाश होने वाला है, ऐसा वैसा। और मेरी मम्मी ना कुछ कुछ ढूंढ रही थी। ऐसा नहीं था कि कुछ जीवन में कुछ कमी थी। मेरे पापा जॉब करते थे, हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, अम, लेकिन उसको कुछ सर्च था। वो भी नहीं कि वो अशांत भी नहीं थी, लेकिन कुछ तो खोज चल रही थी। और जहाँ पर भी जाती थी मंदिर में, कहीं पर भी, तो वो मुझे लेके जाती थी कि उसको साथ में कोई चाहिए होता था। तो हम लोग इस मंदिर में, उस मंदिर में बड़ा घूमते थे। और एक वो जो बुक पढ़ने के बाद में उसको ऐसे लगा, अरे मैं क्या क्या करूं, ये जो विनाश वगैरह हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये आजू बाजू का क्या होगा। तो फिर उसको याद आया, ये आंटी भी बोलती रहती है विनाश के बारे में, तो हो सकता है कुछ तो है। तो मैं, वो खुद होके वो आंटी के पास गई और बोली मैं अभी आती हूँ आपके इस सेंटर में, और मुझे देखना है वो क्या है। और वो शिवरात्रि का दिन था, और मम्मी वहाँ गई और कोर्स करने लगी। वो तो मेरे पापा
अपोज करने लगे, नहीं जाना, नहीं जाना। तो 3 दिन के बाद वो बीमार हो गई, उसको फ्लू हुआ। तो मेरे पापा कहते, देखो वहाँ गई ना तुम, इसलिए तुम बीमार पड़ी हो, अभी जाना नहीं वहाँ। और ऐसे करके फिर मेरे दादाजी का निधन हुआ, तो उसको गाँव जाना पड़ा। फिर वो आई, उसने कोर्स पूरा किया। उस समय पे मैं भी पढ़ाई कर रही थी, तो उसने बोला कि मैं अमृत वेला कुछ इनका होता है, तो मैं सुबह उठने वाली हूँ 4 बजे। तो मैंने कहा मुझे भी उठाना, मैं भी अपनी पढ़ाई कर लूँगी। तो ऐसे करके मैंने बिना अनजाने मैंने शुरू कर दिया उसके साथ उठना। और फिर एक दिन वहाँ पे ब्रह्मा भोजन रखा था, और मुझे कहा, मेरी मम्मी जाने वाली थी ब्रह्मा भोजन में, और मुझे कहा कि तुम भी आ जाना। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगी, ऐसे कहीं पर भी नहीं जाते ना बिना बुलाए, किसी ने है ना इन्विटेशन चाहिए ना, किसी के घर खाना खाने जाओ। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी, ऐसे नहीं होता। अगर किसी ने मुझे इन्विटेशन दिया तो मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वो आंटी ने कहा कि नहीं आप आ जाना, ऐसे तो मुझे पता नहीं चला क्या ब्रह्मा भोजन होता है ना। तो उन्होंने बहुत ही 2-4 बार बोला, तो मम्मी ने कहा ऐसे नहीं करते, किसी बड़ों ने ऐसे बोला आपको 3-4 बार, तो आप मना नहीं करना चाहिए, आप जाओ, उनका दिल रखो। मैंने बोला ठीक है, तो मैं गई, ब्रह्मा भोजन में गई। तो फिर ब्रह्मा भोजन करने के बाद मुझे ऐसा लगा अभी इनका खाना हमने खाया है, तो अभी उनका सुनना चाहिए कुछ ना कुछ, ऐसे ही फ्री में कुछ लेना नहीं चाहिए ना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कल से य आ जाती हूँ आपका कोर्स करने के लिए। और मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों कोर्स करने लगे। और वो कोर्स पता नहीं, जो जिस जिस बहन ने हमारा कोर्स किया वो भी हमारे ही एज की थी। वो भी टीचर बन गई थी, और उसने क्या पढ़ाया, क्या सुनाया मुझे अभी याद नहीं है। बट उस दिन से हम सेंटर में जाने लगे, कुछ भी हो जाए। और मुझे अव्यक्त वाणियाँ बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं और मम्मी ने, हमें 69 से हमें किसी ने, अभी बीके भाई-बहन होते हैं ना जो नए-नए आते हैं, तो पुराने भाई-बहन उनको उमंग उत्साह देते हैं, गाइड करते हैं कि आप ये करो, वो करो। तो ऐसे एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि आप ना अव्यक्त मूल्य, वो समझ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अव्यक्त मुरली पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं पूरा अव्यक्त मुरली ना, अरे ये सेंटेंस अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे करके मैंने पूरी डायरिया मेरी भर ली थी, अभी भी वो मेरी डायरिया पड़ी हुई है। कि ये अव्यक्त मुरली से हमने खुद की पालना की, और एक बात हमने बहुत पक्की की थी कि सेंटर में जाना है, मुरली के लिए जाना है। सेवा में तब ऐसा होता था कि आप सुबह मुरली जाना है, फिर आधा घंटा 1 घंटा हो वो सेवा करनी ही करनी है, कर्म योग करना है, फिर शाम का योग करना है। फिर हम मम्मी घर में भी भोग लगाती थी थर्सडे को। कि जो भी सेवाएँ होती थी, हम पूरा दिन सेंटर पे जैसे क कहो पड़े रहते थे, कि दीदी जाके खड़े रहेंगे, दीदी सेवा दो, दीदी सेवा दो। तो और फिर चलने लगे, और बाकी फ्रेंड्स, और फिर खान-पान बदल गया। वैसे भी हम नॉन-वेज खाने वाले तो थे नहीं, पूरे वेजिटेरियन थे। बट अनियन गार्लिक का वो भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ईज़िली छूट गया था वो सब। मम्मी ने तो भक्ति तीसरे दिन ही बंद कर दी थी, क्योंकि वो इतनी तंग आ चुकी थी भक्ति से कि ये करो, वो करो। समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो और उसकी हिम्मत आ गई उसको कि पापा को बोलने की कि मैं अब ये सब छोड़ने वाली हूँ। तो पापा कहते नहीं, तुम ये सब छोड़ोगी तो हम बीमार होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। उसने कहा मैं छोड़ रही हूँ, मैं बीमार पड़ूँगी, आपको करना है तो करो, पापा को थोड़ी ही करना है, वो तो उनकी कि तुम करो सब, मेरी फैमिली के लिए तुम करो, उनको तो कुछ करना था नहीं। तो मम्मी को वो हिम्मत आई पहली बार कहने की कि मैं नहीं करने वाली हूँ। तो उसने वो सब रख दिया था, हमारा जो भी भक्ति का सामान था, रखा हुआ था। आपको करना हो तो आप करो। तो उन्होंने थोड़े दिन नाटक किया, उनसे थोड़ी कुछ होने वाला था। 1-2 साल में फिर सब हमने पूरा का पूरा हम फ़ॉलो करने लगे। फिर मेरा भाई हमारे साथ नहीं था, फिर उसने भी कोर्स कर लिया। और छोटी बहन तो ऐसे ही ज्ञान में चल पड़ी थी, तो ऐसे पूरा परिवार चला। लेकिन इसमें एक एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ कि हमारा भाई ज्ञान में नहीं था, लेकिन हमें ये भी उसको फ़ोर्स भी नहीं करना था कि भई तू आ जा, क्योंकि एक एक तो वो यंग था, और लोग ऐसे ना अपने आपके रिलेटिव्स होते हैं, आजू-बाजू के, तो पहली बात तो यही होता है सबको कि अब ये लोग शादी नहीं करेंगे। सबका पहला वही सवाल आता है कि आप शादी नहीं करोगे आप ये? तो अभी मेरे भाई को हम बताएँ कैसे? तो मैं और मम्मी सुबह उठ के उसको सिर्फ़ योगदान देते थे, और कहते थे कि बाबा ये आपका बच्चा है, और आपके बच्चे को आपको देखना है, ज्ञान में वो चलेगा, नहीं चलेगा, वो आपकी ज़िम्मेवारी है। लेकिन हमने मुख से उसको कुछ नहीं बोला था। और मेरे अंदर एक चेंज उसने देखा था, कि क्योंकि मैं लोग जब ज्ञान से पहले कभी भी सुबह नहीं उठती थी।
सुबह देर से सोने की बहुत आदत थी कि आप रात को कितने बजे भी जागने के लिए बोलो, लेकिन सुबह नहीं उठाना है। मैं मम्मी को बोल के सोती थी कि 8 बजे से पहले मुझे उठाना नहीं, मैं उठूँगी नहीं। तो ऐसे करते-करते जब उसने देखा कि ये लड़की जो सुबह उठने के लिए इतना नाटक करती थी, उसको सोना अच्छा लगता है और मैं उठ के 6 बजे उठ के सेंटर में, उस समय पे हमारे एरिया में सेंटर नहीं था, हम लोग 1 घंटा चल के जाते थे, 1 घंटा चल के आते थे। फिर पढ़ाई भी कर रही है, जॉब भी कर रही है और सुबह उठ रही है, ये परिवर्तन उसने देखा। अगर ये कुछ कर सकती है, इसमें परिवर्तन आ सकता है, तो सचमुच कुछ है इस संस्था में। तो फिर वैसे हम क्या करते थे, युक्ति से ब्राह्मण परिवार को हम घर में बुलाते थे। जब वो घर में होता था तो और हम लोग बातें करते थे। उसको बोलते ही नहीं थे कि तू कोर्स कर, तू ये कर, वो कर। तो वो सब ऐसा माहौल हम क्रिएट करते थे उसको कि उसको कोई चारा ही नहीं होता था कि उसको वो सुनना ही, हम जो बातें कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि ओके मैं भी कोर्स करता हूँ, तो उसने भी कोर्स किया। ऐसे करते-करते हम सब ज्ञान में अपने आप चल पड़े। लेकिन योग माना उस समय पे ना, जैसे शुरू-शुरू में हमें सब पसंद नहीं, समझता नहीं है और मैं हम लोग तो बहुत यंग थे। मेरी छोटी बहन 7-8 साल की, उससे बड़ी वो जो है वो 14 साल की, मैं थी 18 साल की। तो उस ऐसे करते-करते हम लोग क्या ये नहीं समझ में आता था कि ब्रह्मा बाबा क्या है या शिव बाबा क्या है, बट कुछ तो अच्छा लगता था। और बहनों का प्यार, क्योंकि हमारी दीदी जो थी, लतिका दीदी, जो जिस सेंटर में हम जाते थे, थाना सेंटर में, बहुत युक्ति से वो कन्याओं को ना अ, आगे बढ़ाती थी। वो ऐसे अब अगर मैं कभी मुरली, तो उस समय पे तो लैंडलाइन होती थी, तो फ़ोन करती थी, वो कहती थी, "आज बाबा बोल रहा था प्रणीता कहाँ है? आई नहीं।" ऐसे नहीं बोलती थी कि तुम मुरली में नहीं आई। तो और कहेगी, "ये सेवा है, मैं सोच रही हूँ प्रणीता आकर के अगर करे तो अच्छा है।" तो ऐसे करके ना दीदियों का प्यार ने हमें बहुत खींचा उधर। तो फिर उसको होता था कि आप मुरली पढ़ो। तो मुरली के लिए मुझे तैयार करती थी। मैं अपनी साड़ी देगी दीदी, पहनाएगी, फिर संदली पे बिठाएगी, मुरली कैसे पढ़नी है, फिर कोर्स करना है। पहले कोर्स का उसने मैं मेरा दोस्त 2 महीने ही होकर हुआ था मेरा कोर्स होके, उसने मुझे कोर्स कराने के लिए बिठाया। मैंने दीदी मुझे कुछ आता नहीं, मैं कैसे, तो वो साप्ताहिक पाठ्यक्रम बुक होता था ना, वो दिया कि ये पढ़ो और उनको बताओ, और वो पीछे बैठी, कुछ होगा तो मैं हूँ। तो ना ऐसी-ऐसी पालना दे कर के उन्होंने, और वो सब शिक्षाएँ अब मुझे सेंटर में जब मैं रहती हूँ तो मेरे मेरे काम में आती है कि दीदी ने मुझे कैसे तैयार किया है। तो उस तरह से मैं भी युक्ति से भाई-बहनों को कैसे इसमें इन्वॉल्व करें, किसी को डायरेक्ट भी हमें नहीं कहना है। तो इस तरह से वो सब शिक्षाएँ हमारे अंदर भी आती गई। फिर मुझे ऐसा लगता था कि उम, ये सब मैं कर रही हूँ, लेकिन इसका मैं योग के प्रयोग कैसे करूँ? तो मेरी मेरी मम्मी भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है कि जो करना है तो इसको करके देखो, कि जो बाबा ने मुरली में कहा है, उसको मुझे कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है। तो मुझे बचपन से ना, अब हमें तो पता है कि ये सब कर्म भोग है, तो मुझे मेरी शारीरिक हेल्थ जो है वो कभी अच्छी नहीं रही। बचपन से मुझे माइग्रेन की बहुत शिकायत थी, सर दर्द होता था। तो सब लोग कहते थे, "अरे! मेडिटेशन से तो सर दर्द कम होना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा कैसे होता है? तुम्हारा ठीक क्यों नहीं हो रहा है? आप बाबा को बोलो कि मेरा।" मैंने कहा, "बाबा इसके लिए तो नहीं आए।" तब भी मुझे वो था कि सबसे पहले बड़ी बात ये चली थी कि हमारे ही कर्म है, जो हमारे कर्म हमें चुकता करने हैं। तो हमारे शारीरिक भोग से होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, या संबंधों की प्रॉब्लम होगी, या मेंटल इश्यू होगा। तो मैं हमेशा खुद को और ड्रामा को धन्यवाद देती थी कि ठीक है, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, जो मेरा हिसाब-किताब है सिर्फ़ मेरी बॉडी के साथ है। मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरे संबंध इच्छा से अच्छे हैं कि मेरे किसी से मेरा ऐसा कोई बड़ा झगड़ा या ऐसे कोई मनमुटाव कुछ होगा भी तो वो सब भूल जाते हैं, आगे चले जाते हैं। पकड़ के बैठने का वो ज़िद का संस्कार नहीं है। या बुद्धि अच्छी है, जो हमने बाबा को पहचाना है, या फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो जो भी है मेरा अपने खुद के साथ है। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट करती थी, मुझे बैठ के योग करने में ना ये लाइट जो है वो तकलीफ देती थी, या अगरबत्ती जो लगाते हैं, इंडिया में बहुत अगरबत्ती लगाते हैं, या जो कोई भी स्मेल है उसकी बहुत मुझे तकलीफ होती थी।
तो मुझे मेरी प्रैक्टिस कैसे होती गई कि बाबा मैं ये यहाँ वो स्मेल में मैं नहीं बैठ सकती हूँ, वो फ्रेग्रेंस वो भी कोई मुझे एलर्जी हो जाती थी। वो जो भी वो स्मेल आता था या आवाज़ होता था या लाइट होती थी, तो मैं युक्ति करती थी कि अभी मुझे योग तो करना है लेकिन मैं बैठ नहीं सकती हूँ। वहाँ मोर बाबा के रूम में जाके बैठो तो वो पूरा धुएँ से भरा हुआ है। तो मुझे फिर खाँसी आएगी, मुझे एलर्जी होगी, नाक से पानी आएगा, आँख से पानी आएगा। मैं क्या क्या युक्ति करूँ? तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कर्म योग करो, भले तुम बैठ नहीं सकते हो, लेकिन कर्म करते आप मुझे मेरी याद कर सकते हो। तो मैं दीदी को कहती थी, दीदी आप सब लोग वहाँ जाके बैठो, मुझे कुछ बताओ जो मैं कर्म योग करूँ और बाबा के गाने लगाती थी बाबा के और मैं कर्म योग करती थी और मेरा उसमें इतना कर्म योग अच्छा होता था, मैं भूल जाती थी कि मुझे दर्द है। कोर्स कराना हो, जो भी सेवा कराने, एक तरफ वो दर्द अपने आप चल रहा है, एक तरफ वो चुकतू हो रहा है, एक तरफ सेवा हो रही है। तो वो जैसे युक्ति फिर मुझे होता था कि मैं घर में रहती थी, तो सुबह उठ के जाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि रात-रात नींद नहीं आती थी, तो सुबह-सुबह आँख लग जाती थी अमृत वेले के बाद में। फिर उठने के लिए दिल नहीं होती थी, तो फिर मैंने कहा बाबा मैं क्या युक्ति करूँ जो मुझे मुरली भी करनी है, अमृत वेला भी करनी है, लेकिन मैं घर से उठ के नहीं जा सकती। फिर मैंने दीदी को बोला दीदी मैं रात को आ जाऊँ सोने के लिए सेंटर पे? तो मैं जॉब करती थी, घर आती थी, खाना खाती तो फिर सेंटर पे जाती थी और रात को वहीं रहती थी। फिर मुझे कोई चारा ही नहीं ना, सेंटर पे तो सब उठे हैं, तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। तो या मुरली तो मैं हुई, फिर मुरली सुन के फिर मैं घर आती थी या जॉब पे जाती थी। तो जैसे-जैसे क्या कि युक्ति खुद को उस सिचुएशन में डालने का, तो कमिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। मेडिटेशन मीन्स हमने अपने एक तरह का एक कोष बना लिया है, एक लेयर बना लिया है और हमें एक्सक्यूज़ेज़ बहुत अच्छे लगते हैं। ये हुआ ना इसलिए ऐसा हुआ, बाबा को एक्सक्यूज़ेज़ अच्छे नहीं लगते। बाबा बोलता है जो भी है मुझे वो कुछ सुनना नहीं है। मैंने जो श्रीमत दी है उसमें तुम्हें करना ही है, फिर कुछ भी हो जाए। तो ऐसे करते-करते वो युक्तियाँ मैं निकालती गई खुद के लिए, कि एक्सपेरिमेंट करना है। तो जैसे खाना बना रही हूँ, बाबा मैं खाना बना रही हूँ तेरे बच्चों के लिए, मेरा ये दर्द उसमें नहीं जाना चाहिए। और आप मानोगे नहीं उस समय के लिए तो पूरा मैं भूल ही जाती थी कि जैसे कि दर्द है ही नहीं और जैसे ही सेवा खत्म हो गई, शुरू हुआ। और इसमें आप सोचो कि मैं सेंटर में हूँ, फिर मैंने बड़ा फैसला लिया कि मुझे सेंटर में रहना है। अब आप सोच सकते हो कि घर में भी मेरी दवाइयाँ भी बहुत चल रही है, दर्द भी होता है, हर डॉक्टर के पास जाओ, मम्मी-पापा ने बहुत पैसे खर्च किए उस पर। फिर मेरी पढ़ाई भी उसी में चल रही है, जॉब भी कर रही हूँ। उसके बाद मेरी दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया तो उसकी एग्ज़ाम करनी थी। मुझे बहुत बड़ा पेपर आया था उस समय पे कि ऑस्ट्रेलिया में आना है, तो वो वीज़ा का प्रोसीजर है, एग्ज़ाम देना, ये करना, बहुत सारे उस समय पे भी बाबा ने इतनी लाइक एक दृढ़ता थी कि गिव अप नहीं करना है। मेडिटेशन मीन्स व्हाट कि कितनी बार भी तुम गिरो लेकिन तुम्हें उठना है। जैसे एक बॉक्सिंग में कहते हैं ना कि बॉक्सिंग जब होती है, डिफीट जब तक वो गिरा है ज़मीन पर, अगर उसने रिफ्यूज़ किया कि मैं नहीं उठूँगा तो वो हार गया। और हमारी लाइफ़ की जर्नी ऐसी है कि हम तुम कितना भी बार गिरो तुम्हें उठना है। तो ये उठने की जो एक वृत्ति है, ये जो जो बाबा ने हमें सिखाई कि बच्चे ठीक है, कल जो हो गया तो बीत गया, तुम्हें शिक्षा लेके आगे जाना है। ऐसे करते-करते फिर मैंने वो डिसीज़न लिया सेंटर में रहने का। सेंटर में आने के बाद आप सोच सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में भाषा अलग, भले हम इंग्लिश बोलते हैं लेकिन यहाँ की इंग्लिश और अपनी इंडियन इंग्लिश अलग है। फिर खान-पान अलग, सेंटर में सभी गोरे रहने वाले, सभी ऑस्ट्रेलियन और मैं अकेली इंडियन थे और मुझे सेंटर का अकाउंट्स का काम भी करना है, जॉब भी करनी है क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो भी हम सेंटर में रहते हैं, मोस्टली वी डू ऑल जॉब तो हम सेंटर को भी कंट्रीब्यूट कर सके फाइनेंशियली भी और जॉब योग भी करो, सेंटर का भी है, रिट्रीट सेंटर्स है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो उन सब में भी ये सब दर्द सहन करते-करते यू हैव टू बी वेरी स्टेबल और अंदर क्या चल रहा है वो तुम्हारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए। और ऐसा होता था कि जब मुझे बहुत दर्द होता था, तो लोग आके कहते थे कितना यू लुकिंग सो फ्रेश। मैं कह रही हूँ कि मैं अंदर में और जितना दर्द होता था उतना बाबा की याद कहते हैं ना कि लोग जैसे कुंती ने कहा था कृष्ण को कि मुझे इतने दुःख देना
तो कहता क्यों, तुम्हें दुःख क्यों चाहिए? बोलते दुःख में मुझे तेरी याद बहुत आएगी कृष्ण की। तो मैं हमेशा खुद के लिए वो वरदान समझती थी कि जितना दर्द होता है उतना मैं बाबा को याद करती हूँ। भले मैं घंटों बैठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन जैसे भी अब हर समय बाबा बाबा, क्योंकि तुम दर्द में किसको याद करोगे? और तो मैं यहाँ आई हूँ, तो एक बार तो ऐसे दीदी ने भी पूछा था कि इतना तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम जाना है तुम्हें माँ के पास? मैंने बोला दीदी माँ के पास जाऊंगी, माँ के गोदी में और सिर रखूंगी तो भी दर्द होता है, यहाँ सेंटर में रहूंगी तो भी दर्द होता है, तो मैं क्यों माँ के पास जाके सो जाऊं? मेरा भाग्य तो बनेगा सेंटर में रह के ना। तो फिर आप ही बताओ दीदी क्या दीदी करती है? कुछ नहीं, जो तुझे डिसीजन लेना है ले। तो फिर मैं सेंटर में ही ना, और ऐसे भाई बहनों का सहयोग भी बहुत मिला जिस सेंटर में। वो जो कोऑर्डिनेटर थी वो मुझे अभी भी यहाँ पर, जो मोरिन सिस्टर मोरिन है, और पूरा सरेंडर कि अब हम आए हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैं आई हूँ खुद के लिए, मैं किसी के लिए नहीं, मैं खुद सरेंडर हुई अपने मन से। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, वो सब ज्ञान मुझे है, इसलिए मैं आगे बढ़ पाती हूँ। तो ये सब करते करते एक बार तो ऐसे हुआ कि ऐसे लगता था कि शरीर है ही नहीं, एकदम मैं खुद को डिटैच होकर के देख रही हूँ। क्योंकि एक्सपेरिमेंट बाबा कहते रहते हैं ना कि और तुम्हारी फीलिंग बदलो। मेरा हमेशा ये होता था कि मैं बाबा, और सब लोग कहते कि बाबा को बोलो कि मेरा ठीक करे। मैं बोलती थी नहीं, मैं बाबा को नहीं कहूंगी कि मेरा प्रॉब्लम, वो शारीरिक प्रॉब्लम ठीक करने नहीं आया है, वो मुझे संस्कार मैं बदलूंगी अपने को, तो वो अपने आप वो मुझे हेल्प करेगा, लेकिन मैं बाबा को नहीं बोलूंगी। तो 2018 में ऐसे 2016 में मैं जर्मनी गई थी, तब मुझे वहां पर एक बहन मिली, लौकिक वाली थी, तो उसने मुझे कुछ डाइट के बारे में बताया, कुछ खान-पान के बारे में बताया कि तुम ये करो तो तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। तो पहले तो मैंने उसको मना किया, मैंने बोला मुझे नहीं करना है, मैं इतना दुनियादारी कर चुकी हूँ, इतनी दवाइयाँ ले चुकी हूँ, इतने प्रयोग कर चुकी हूँ और मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है ये बात। फिर भी वो माताजी बहुत प्यार से मुझे कहती थी नहीं तुम ऐसा करो वैसे करो। फिर उन्होंने मुझे एक आर्टिकल दिया पढ़ने के लिए, तो मुझे बाबा कैसे ना कहाँ से तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता रहता है इनडायरेक्टली। बाबा हेल्प तो करता ही है, तुम करो कहो ना कहो। और मैंने बाबा को इतना ही कहा था कि बाबा जिस दिन मुझे पता चल जाए ना कि किस कारण मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो चीज को मैं नहीं करूंगी। क्योंकि डॉक्टर तो बता ही नहीं सकते ना, वो तो सिर्फ सिम्टम्स बताएंगे, दवाइयाँ देंगे, लेकिन रूट कॉज पर कोई काम नहीं करता है। तो इतना मैं बाबा को बोलती थी कि जिस दिन मुझे पता चल जाए कि इस कारण ये होता है, वो चीज को मैं छोड़ दूंगी। और वो माताजी ने मुझे बताया कि आप ऐसे नेचुरल डाइट करो, ये करो, वो करो, तो मैंने वो शुरू किया। और वो माताजी ने मुझे वो फिजिकल ज्ञान दिया, जो डाइट का दिया, और मैंने उसको बाबा का पोस्ट दिया, वो बाबा की बच्ची बन गई। तो वो लंदन में रहती थी, तो वो लंदन में जाके उसने दादी जान की जैसे राखी बंधवाई, फिर उसने ऑनलाइन कोर्स किया, मेरे से कोर्स कराती थी, हम ऐसे ज़ूम पर ही कोर्स कराते थे। फिर वो मधुबन गई, बाबा से मिली, और उन्होंने अभी 2020 में 19 में शरीर छोड़ा। बट कहने का भाव ये है कि आम हमारे कैसे पालना बाबा कहाँ से चीज़ों को, किसी लौकिक हो, अलौकिक हो, किसी न किसी के द्वारा हमें वो बात मिल जाती है जब हम उस पर छोड़ देते हैं। और दूसरा एक मेरा स्वभाव की एक विशेषता है कि मैं एडजस्टिंग हूँ थोड़ा-सा, कि फ्लेक्सिबिलिटी जो कहते हैं ना कि हाँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना था जर्मनी, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया आई, लेकिन मैं दुखी नहीं हुई, अरे! मुझे तो वहाँ जाना था। मैंने इतना ही सोचा कि बाबा का कुछ प्लान है। बाबा ने मुझे यहाँ क्यों लाया, या ड्रामा में ऐसा मेरा पार्ट क्या है? बाबा मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन ड्रामा में मेरा ऐसा क्या पार्ट है जो यहाँ पर उसकी ज़रूरत है? तो सीखा वो, मैं आई यहाँ तो वो मेरा पहला लेसन था कि ड्रामा में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। तो मैं ना, मेरा सबसे पहले से वो एक्सेप्टेंस का पार्ट बहुत बढ़िया रहा कि कोई कुछ कर रहा है। तो कई बार ऐसे होता है, हम सेंटर में रहते हैं, हर एक के डिफरेंस डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो मैं अपना कहना कह देती हूँ, अगर मानना हो तो मानो, नहीं माना तो भी कोई हर्जा नहीं। किसी न किसी के मत से तो कार्य को होना है, तो आपकी मर्जी से हो जाए, मेरे मर्जी से नहीं होगा तो भी चलेगा।
तो ऐसे करते-करते वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, एडजस्टिंग पावर और फ्लेक्सिबिलिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आती गई, क्योंकि कल्चर भी अलग था, तो वो कल्चर में पहले मुझे ढलना पड़ा। क्योंकि ये गोरे लोग जो होते हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी लाइक, क्या कहते हैं, ओपन माइंडेड, फ्रैंकली आपको सीधा बोल देंगे। अगर आप गलत हो तो भी सीधा बोलेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो टेकिंग दैट लाइक रिएक्शन, दैट क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग, हाउ यू कैन चेंज। मैं ये नहीं कहती थी कि वो इनका कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है। मैं कहती थी खुद को कि तुम इनके कल्चर में आए हो, भले वो ब्राह्मण कल्चर है, लेकिन उनका इम्पैक्ट तो है ना, उनके अपने संस्कार है, मेरे अपने संस्कार है, तो मुझे एडजस्ट करना है। मैं उनकी कंप्लेंट नहीं करूंगी और कि ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, या ब्राह्मण कल्चर में मैं कैसे खुद को ढाल सकती हूँ। तो उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुनना, उनकी इंग्लिश को सुनना पहले, क्योंकि अपना इंग्लिश उनका इंग्लिश अलग, तो वो क्या कह रहे हैं, वो बहुत फनी वे से बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस बहुत जोक करते हैं, तो आपके ऊपर वो जोक कर रहे हैं, माना उन्होंने आपको अपनाया है। तो इस तरह से उनके कल्चर को समझ लेना, ये बहुत सारी बातें क्या कहते हैं, और खुद की क्वालिटी समझ में आई कि मैं ये कर सकती हूँ। जब भी मैं आउट ऑफ बॉक्स गई, मुझे अपनी एक क्वालिटी समझ में आई। जितना मैं बॉक्स में बैठती हूँ, जितना मैं कंफर्ट ज़ोन में बैठती हूँ, उतना उतना ही मैं खुद को लिमिट करती हूँ। तो आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन। कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाओ, तुम्हें अपनी क्वालिटीज़ का पता चलेगा, और यही मुझे लगता है कि यही सोल कॉन्शियसनेस है। और यही एक्सेप्टेंस जो है, हर आत्मा को वो जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, ये मेरे लिए सोल कॉन्शियसनेस है। तो जब शुरू में हम मुरली पढ़ते थे, तो समझ में नहीं आता था सोल कॉन्शियसनेस माना क्या, बॉडी कॉन्शियसनेस माना तो सबको पता है, लेकिन हाउ टू बिकम सोल कॉन्शियस, मैं क्या क्या हम आत्मा चमकता हुआ सितारा थोड़ी सब में देखेंगे, वो तो बाबा हमें सिखाता है कि तुम क्या हो, कैसे हो, बट टू बी लाइट, कि हर चीज में हमें लाइट कैसे रहना है, फिजिकली लाइट कैसे रहना है, मेंटली लाइट कैसे रहना है। तो ये जो जिस माता जी का मैंने जिक्र किया ना, कि जिन्होंने मुझे ये खान पान के बारे में बताया, तो जब से मैंने ब्राह्मण परिवार में आने के बाद भी हम कल गई बाबा जैसे कहा कि खाओ पियो मौज करो, तो हमारा बहुत ही फोकस होता है खाने पीने में ज्यादा। तो उस पर मैंने थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया कि भक्ति में खान पान के बारे में क्या कहते हैं, बाबा खान पान के बारे में क्या कहता है। तो जब से मैंने थोड़ा सा अपना डाइट का चेंज करा, मेरा हेल्थ बहुत सुधारने लगी। मेरा सर दर्द आप कह सकते हो कि 99% गया है। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा-सा डीपली इसका रिसर्च शुरू किया। तो अभी जो मुझे लाइटनेस का अनुभव होता है, क्योंकि फोकस इज़ नॉट फूड, फोकस इज़ दिस फूड। बाबा का तो ज्ञान मेन वो तो है ही, लेकिन जितना मैं बॉडी को लाइट रखती हूँ, जितना मैं अभी जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग्स है, रॉ फूड है, एक बार ही मैं शाम को एक बार खाना खाती हूँ, दिन भर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसा रॉ सब लेती हूँ। एंड उसके बाद में मेरा मेडिटेशन का जो लेवल है, दैट हैज गॉन लाइक एब्सोल्युटली। मैं पहले ऐसे पालथी मार के बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि शरीर में इतना गैस कहो, एसिड कहो, पूरा भरा हुआ था, तो बैठ नहीं सकते थे एक स्थिर। तो उसके बाद में मेरा सब चेंज होगा। अभी मैं घंटों बैठ सकती हूँ, और जो भी वेस्ट थॉट बाबा कहते थे ना, कैसे कैसे वेस्ट थॉट लाते हैं, निगेटिव तो मैं नहीं थी पहले से। मेरे अंदर निगेटिविटी की थिंकिंग नेचुरली नहीं है। आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव। तो वो सब जो है चीजें हैं, वो बहुत धीरे धीरे वो सब, शारीरिक दर्द तो वो तो गया ही, लेकिन जो मानस शरीर के कारण जो आत्मा पर वो बोझ होता था, या जो आत्मा पर कहो या थिंकिंग पर कहो, वो सब पैटर्न मेरा बदल गया। आई वाज वेरी लाइक वैसे ओपन थी, लेकिन फिर अभी समझ में आने लगा कि मैं मेरे किस प्रकार के थॉट चल रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो सिर्फ मैं आपसे आपसे बात कर रही हूँ, मेरे बैकअप माइंड कुछ नहीं चल रहा है। तो ये सब मैं खुद को और डिटैच होकर के देखने लगी। हाँ, ये थॉट चल रहा है, ये कहाँ जा रहा है, अभी मुझे कहाँ आना है, या तो मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया। तो इसके मैंने फिर रिट्रीट करना शुरू किया कि इसका मुझे अनुभव हुआ। हुँ, और इसकी भी बहुत बहुत एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है।
मुझे बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द हो रहा था और मैं उस दिन लाइक रोई और बाबा को कहा कि बाबा आप कहते हो कि अंत में जाके हमें सभी आत्माओं को बचाना है या उनको सेव करना है, उनके दुख दर्द दूर कर रहे हैं और मैं अभी इतने साल से हूँ ज्ञान में और मुझे इतना दर्द हो रहा है, तो आप कह रहे हैं मुझे दूसरों को ये करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो आप झूठ बोल रहे हो। तो जैसे रूम में हमारा एक रूम होता है, तो रूम में मैं बाबा से जोर-जोर से ना जैसे झगड़ा कर रही हूँ कि बाबा से आप कह रहे हो ना, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर मैं खुद का नहीं दूर कर सकती, तो मैं क्या औरों का दूर करूँगी? और फिर उस दिन ऐसे एक विचार आया और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और जैसे वो सब करने के बाद में जैसे खान-पान का ही मैं बोल रही हूँ उनसे, तो वो कर और शरीर शुद्धि अंदर से हमारी शरीर शुद्धि कैसे हो, तो वो क्रिया मैंने की, उसके बाद में मुझे जैसे 50% आराम आया और फिर मैंने वो कंटिन्यू करना शुरू किया। तो सेंटर में सब पूछने लगे, "क्या अभी आपकी तो चाल बदल गई, पहले एकदम मैं दर्द में ना ऐसे" आप सोच सकते हो कि कंटिन्यू 24/7 आपको सर दर्द है। आप उसी में जॉब कर रहे हो, सेंटर पे रह रहे हो, सेंटर के काम कर रहे हो, तो बॉडी में बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है ना दर्द में और एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो ये जब मैंने थोड़े छोटे-छोटे चेंजेस खुद में लाने शुरू किए, तो मेरी चाल बदल गई। तो अरे! क्या एकदम फ्रेश लग रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो? तो अभी मैंने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे कर रही हूँ। तो 2-4 बीके भाई-बहनों ने हाँ, हमें भी बताना थोड़ा डिटेल में। तो मैंने बताया कि मैं ये कर रही हूँ, तो उनको भी उसका बहुत असर पड़ा। तो फिर हमारे यहाँ रिट्रीट सेंटर्स है, तो रिट्रीट रिट्रीट भी कराए उसमें फिर खाना बनाना कैसे है, हम कैसी-कैसी गलत चीज़ें, कैसे गलत कॉम्बिनेशन खाते हैं, गलत समय पे खाते हैं और उसका हमारे थिंकिंग पर हम वेजिटेरियन हैं, हम अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, फिर भी वो शरीर में जो हल्कापन होना चाहिए या जो शरीर में कोई व्याधि है, वो व्याधि कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? और सतयुग में बाबा जो कहता है कि वहाँ क्या हम खाएँगे, क्या करेंगे, हमारी खुशी का लेवल क्या होगा, तो वो सब मुझे यहाँ अनुभव करना है। तो वो जो अनुभूति है सतयुग में जाके तो हम खुश रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से वो संस्कार डालने हैं मेरे अंदर। तो वो फिजिकली हो, मेंटली हो, और हर लेवल पे। तो ये सब उन सभी चीज़ों का मैंने और फिर उसके बाद में मेरी फीलिंग्स बदल गई। तो पहले मैं सिर्फ थिंकिंग करती थी कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, गॉड इज़ गिविंग मी दिस दैट, बट नाउ ऑल माय फीलिंग्स हैव चेंज्ड। तो बाबा जिसको अनुभूति कहता है, पहले वो मुझे होता भी था लेकिन वो मुझे फ़ील नहीं होता था, तो अब मेरी फ़ीलिंग चेंज हो गई। फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया कि थिंकिंग पॉज़िटिव है बट मेरी फ़ीलिंग नेगेटिव है। मैं सोच रही हाँ, मैं कह रही हूँ मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन उस तरह का नशा मेरे अंदर है क्या? उस तरह की खुशी, वो अनुभूति मुझे हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये सब चेकिंग मैं सूक्ष्म-सूक्ष्म जो है, ये मेरा खान-पान बदलने के बाद आया। फिर जैसे दूध की चीज़ें हैं, आजकल दूध के बारे में भी बोलते हैं ये सब, बट आई एक्सपीरियंस लिटरली कि आप कई सारी चीज़ें हैं किस समय पर करनी है और क्यों करनी है। ये सब समय प्रकृति के 5 तत्वों को समझना। तो बाबा कहते हैं ना कि वो जब हल्के होंगे, जब सतयुग में सब पाँचों तत्व प्योर होंगे, तो वो तत्वों को मैंने समझ लिया कि ये तत्व कैसे काम करते हैं। ये मैं प्रकृति है ना, ये बॉडी तो प्रकृति है। तो इस प्रकृति को कैसे चेंज करना है जो मेरा स्वभाव बदले। तो उसके बाद में से मेरा थोड़ा-थोड़ा स्वभाव भी चेंज होने लगा। खुद को जानने का, खुद की बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी मेरे से बात करती है। पहले बॉडी ने ओवर कर लिया था मुझ पर, अब मैं बॉडी को समझ सकती हूँ कि ये शरीर की मेरा मुझे क्या कहना चाहता है, किस चीज़ पर मुझे क्या चाहिए। अब मैं डिसाइड करती हूँ कि कब खाना है, कब पीना है। ये नहीं कि अभी मेरी बॉडी नहीं डिसाइड करती कि अभी मुझे ये चाहिए। तो वो जो क्रेविंग है, वो जो अ, बिना मतलब के खाना, भूख लगी ना लगी हो फिर भी खा लिया, ऐसे नहीं। अब एक तरह का डिसिप्लिन हो गया है लाइफ में। तो किस समय पे क्या करना है। अब आप मैं बिना पानी पिए, बिना ये करे भी वो कई घंटे रह सकती हूँ, बिना खाए कई घंटे रह सकती हूँ। ये नहीं कि मैं हठ से कर रही हूँ ये, बट इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू ओवरकम दिस 5 एलिमेंट दिस बॉडी। इसके बियॉन्ड बाबा कहते हैं ना कि अंत में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अंत में हमें क्या मिलेगा, जो हमारी स्टेज हो,
तो वो स्टेज जो है, वो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसको थोड़ा-थोड़ा समझ पा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं संपूर्ण बन गई हूँ या यही एक जो है, बट ये मेरा खुद का अनुभव है कि अगर मेरे अंदर मुझे चेंज लाना है, तो मेरी लाइफ़स्टाइल मुझे चेंज करनी पड़ेगी। और जब मैं लाइफ़स्टाइल चेंज करती हूँ, तो मेरी फीलिंग्स चेंज होती है। हुँ, एक है पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरा है फीलिंग। थिंकिंग पॉजिटिव है, फीलिंग नेगेटिव है। फीलिंग नेगेटिव है, थिंकिंग पॉजिटिव है, काम नहीं करेगा। दोनों मैच होना, और अब ये फ़र्क मुझे समझ में आने लगा है कि हाउ आई फील, आई कैन च ऐसे रिएक्शन जो होते हैं ना, हम लोग कई बार ऐसे रिएक्ट कर देते हैं कई चीज़ों को, बट अब मैं सोचती हूँ कि मुझे बोलने से पहले सोचना है। ऐसे ही मुँह से निकल गया, ये जो परसेंटेज जो है ना, वो कम हो गया। हुँ, फिर मेरा खुद का एटीट्यूड चेंज हो गया, देखने का नज़रिया बदल गया, लोगों को ज़्यादा समझने लगी मैं। पहले एक तो मैं खुद के ही कोष में थी, दर्द होता था ना, तो मैं थोड़ा-सा अलूफ हो जाती थी, लोगों के में अंदर मिक्स भी होना है, लेकिन आने के बाद अपने ही उस कोष में रह जाना। बट नाउ देयर इज़ नो दैट लेयर और दैट बॉन्डेज नाउ। तो हल्के होने लगे, तो हल्के होने का जो मतलब है वो मुझे समझ में आने लगा। तो फीलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है चेंज करना, और वो जो बाबा ने सिखाया उसको बाबा अनुभूति कहता है। तो वो अनुभूति के बारे में, और फिर जो हम कहते हैं कि हाँ बाबा करेगा, बाबा बाबा तो कहता है मैं कर्म में तो किसी के इंटरफेयर नहीं करता हूँ। आप खुद को हेल्प करो तो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। तो ये भी समझ में आने लगा। तो ऐसे करते-करते लाइफ फिर 11 साल में सिडनी में मेन सेंटर में रही, सेंटर का अकाउंट्स वगैरह सब कुछ। और फिर लॉकडाउन में मैं यहाँ 2 हफ्ते के लिए आई थी जापान जाने के लिए मेरी बहन के पास। तो मैं यहाँ आई पर्थ में, तो वापस जा नहीं पाई क्योंकि सिडनी में भी लॉकडाउन लगा था। तो सिडनी मेलबर्न जो है वो ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इट्स ओनली पर्थ। बहुत बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली लैंड वाइज बहुत बड़ा है, एक ही एक कॉन्टिनेंट है पूरा। और दीदी निर्मला और चार्ली भाई जो है, चार्ली भाई के साथ ही मैं रहती थी वहाँ, सिडनी में होते थे तो हम। और अभी यहाँ हम 2 बहनें हम रहते हैं, मैं और सिस्टर मॉरिन, वो न्यूज़ीलैंड की है बट ऑस्ट्रेलिया में ही 40 साल से है। तो इनके साथ में भी कैसे उनको एडजस्ट कर लेना, उनके अभी अपनी भारतीय संस्कृति में तो है ही ना, बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ जो कहते हैं वो करना है। तो अच्छा एक बॉन्डिंग है हम दोनों का, हम प्यार से रहते हैं। और जो जैसे और मुझे एक्सपेरिमेंट करने की जो चिट चैट होती रहती है, आज क्या करना है, हमारा डेली का जो रूटीन है, आज मुरली कौन, वो और मैं मुरली का एक एक टर्न लेते हैं, एक दिन मैं पढ़ती हूँ एक दिन वो पढ़ती है। मुरली के तुरंत बाद उठ के कपड़े बदलो, ऑफिस में जाना है, जैसे रोल चेंज हो जाता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट में जॉब भी करती हूँ, यहाँ वहाँ पर भी अकाउंट्स का ही काम है गवर्नमेंट के ऑफिस में। और सेंटर में आके फिर सेंटर का काम, कोर्सेज, क्लासेस, ये सब होते रहते हैं। और ये सब मैंने उस समय पे, अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि बाबा मैंने ये सब कैसे किया? जब मुझे दर्द होता था, तो भी मैंने किया था। तो दैट टाइम इज़ लाइक, मुझे वो लगता नहीं था कि मैंने कुछ ग्रेट किया, बट अब मैं जाके देखती हूँ ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उस दौर से पास हुई। जब आप भंवर में हो तो आपको पता ही नहीं कि आप भंवर में हो। भंवर से निकल आते हो तो पता चलता है कि कितना हमने, तो मैं खुद को भी वही वो बाद में मैंने ये महसूस किया कि अ, मैंने कभी खुद को थैंक्स नहीं दिया। क्योंकि मैं कंपेयर कर रही थी कि मुझे दर्द होता है, बहुत लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे रहूँ? तो मैं कंपेयर करके ज़्यादा करने लगती थी, तो उसमें मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। तो फिर मैंने वो स्टॉप कर दिया कि नो, व्हाटएवर आई एम डूइंग, गिव थैंक्स टू मी। सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि करते रहो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो, ये करो। ये लॉकडाउन ने मुझे ना बहुत अच्छा समय दिया, मैं खुद से ज़्यादा जुड़ गई। तब होता था सिर्फ सेवा, 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 सेवा। खुद के पास बैठ के खुद को क्या चाहिए वो बोलने का चांस ही नहीं मिला था। तो लॉकडाउन को मैं थैंक्स देती हूँ। मैं यहाँ से जब पर्थ में आई, तो यहाँ पे भी थोड़े दिन बंद था, फिर हमारा ऑनलाइन ही मुरली होती थी। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बचपन से बुक्स बहुत पढ़ती थी मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बायोग्राफी ये वो।
तो उस समय पे मेरा पूरा एक फोकस हो गया बुक्स पढ़ने का, बाबा के बुक्स पढ़ने का, ये वो। एंड देन देयर वाज अ डायलॉग बिटवीन मी एंड माय सेल्फ, लाइक कि मैंने आज तक क्या किया, उसने रिफ्लेक्ट किया और मैंने खुद को थैंक्स देना शुरू किया। खुद को प्यार करना उस समय, इतने सालों के बाद खुद से प्यार करने की जो चांस मिला, वो इस लॉकडाउन के दौरान मिला। और खुद को थैंक्स दिया कि आज तक तुमने जो भी कुछ किया उसके लिए थैंक्स, इस बॉडी को थैंक्स। इतना कुछ होते हुए भी इस बॉडी ने बहुत अच्छा साथ दिया। तो बॉडी को, अब बॉडी खुश है कि उस बॉडी को जो चाहिए वो मिलता है। गलत खान पान का सब निकल गया और वो स्टेज, कह सकते हो कि अब कुछ भी हो जाए तो स्टेबिलिटी का जो एक पीरियड आता है, वो स्टेबिलिटी ऐसे कहते हैं। और ये नेचुरोपैथी के मैंने अपने घर वालों के बताया, वो लोग भी कर रहे हैं। मेरे डैडी का भी बहुत बीमार थे, डिमेंशिया हुआ है उनको, उन पर भी मैंने वो प्रयोग किया। तो ही इज फिट एंड फाइन, वेरी हेल्दी नाउ। तो वो डॉक्टर जो लोग जो नहीं कर पाए, वो नेचुरोपैथी ने करके दिखाया। तो नेचर, वे मेरी बॉडीली नेचर और मेरी आत्मा की नेचर, वो दोनों भी अभी सिंक्रोनाइज है, एक लाइन में है। ऐसा मुझे लगता है। ये है मेरी जर्नी। और अभी भी बहुत आगे, बहुत है आगे की जर्नी। तो बाबा उसमें है ही, और बाबा का साथ और ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं ही हमें आगे लेकर के जाएगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर आपका सफर रहा। और हम तो ये चाहेंगे कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें भी शेयर करें कि जो खान पान की शुद्धि है, या जो एक, अगर मेरे को लगता नहीं है कि कुछ मोटा मोटा 5-7 मिनट में कुछ कन्वे कर सकें कि क्या ये बहुत बड़ा ख्याल टॉपिक है। किया जाए। मैं संक्षिप्त में बताती हूँ मेरा रूटीन क्या होता है। तो सुबह उठते हैं ना, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए सुबह उठ के, सब कुछ बहुत बहुत करना है। तो सब लोग कहते हैं कि क्या खाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता हमें कि अंदर जो पड़ा है उसको निकालना कैसे। पहले वो अंदर की शरीर शुद्धि जब हो जाएगी, तब आप खान पान दूसरा डालते रहो। तो ये जो हमारा जो कंसेप्ट है, ये जो कि पहले शरीर को शुद्ध करो और फिर डालो। तो वो 5 तत्व है, वो 5 तत्वों का जो है, एक एक तत्व को हमें एक बार लेना है। तो सुबह जब सबसे पहला तत्व है आकाश, फिर है वायु, फिर है अग्नि, फिर है वाटर, और फिर है अर्थ। तो एक एक तत्व को एक एक बार लेना है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका एक मेरा एक 1.5 घंटे का मैं सेशन लेती हूँ इसमें। तो पहले मेरा दिन उठने के बाद में फास्टिंग पीरियड होता है। 3 भाग अगर आप करो तो फास्टिंग, क्लींजिंग एंड देन डाइजेशन। तो मैं 11-12 बजे तक कुछ नहीं लेती हूँ, पानी भी नहीं। दैट इज अ हीलिंग टाइम। और देखो भक्ति में भी होता था ना कि जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक पानी भी नहीं पीना है। तो इट्स अ साइंस, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अ साइंस बिहाइंड व्हाई टू डू। अपने भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ उसको भगवान का नाम जोड़ दिया है। और इसीलिए हमें लगता है कि वो सब बुरा है, वो सब बहुत अच्छा है। इसके पीछे वो साइंस है। वो साइंस को अगर आप देखेंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा फायदा है उसमें। तो भगवान को पाने के लिए वो नहीं करना है, भगवान से जुड़ने के लिए वो करना है। तो ये जो फास्टिंग है, फिर नेचुरल जो भी रॉ फूड है, मैं जूसेस लेती हूँ, ग्रीन जूस या कोई भी फ्रूट या सैलड, वो खा लिया। और रात को फिर खाना, वो भी ये नहीं कि सब दाल सब्जी रोटी एकदम सब कुछ दही दही ये वो, फ्रूट भी साथ में खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, और इतना सब कुछ एक साथ में नहीं। ये 1 ग्रेन एट अ टाइम। अगर आज मैं चावल खा रही हूँ तो चावल और सब्जी खाऊंगी, फिर अगर रोटी खा रही हूँ तो रोटी सब्जी। तो सब कुछ जो हमने ना हमारी बॉडी को बहुत क्या कहते हैं टॉक्सिक बना दिया है खा खा के। और फिर और इसमें एक और भी क्रिया है कि इंटरनल क्लींजिंग कैसे करना है, आपका कोलन क्लीन कैसे रहना चाहिए। बिकॉज वी हैव स्टोर्ड ऑल आवर फीलिंग्स इन आवर गट। तो कहते हैं ना गट फीलिंग। तो इसमें यही है कि आपको गट को क्लीन करना है। तो जब आप कच्चा खाते हो, जूसेस पीते हो, करते हो, तो आपका गट क्लीन होता है। और उसमें हमारे कर्म अटके हुए,
वो गंदगी जो है ना अंदर में, हर एक हम लोग रबिश लेकर के जा रहे हैं। तो जब हमारा इंटरनल क्लींजिंग होगा, तब हम जो भी खाएँगे वो हमें डाइजेस्ट, अभी जब हम खाते हैं तो आधा डाइजेस्ट होता है, आधा नहीं होता है। ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया, खा लिया, भूख लगे ना लगे। भूख तो किसी को हमें पता ही नहीं है, ब्राह्मणों को स्पेशली तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारा इतना ये टोली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं खाती हूँ सब कुछ, जो भी भोग भी है ना, हमने थर्सडे को भोग लगाया, भोग मैं खाऊँगी लेकिन शाम को। मेरा समय फिक्स है, उस समय पर कहीं हम गए तो भी वी डोंट आई डोंट ब्रेक माय शेड्यूल, कि जो भी मेरा रूटीन है, और अगर मैं वो करती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। तो व्हाई शुड आई, एक चॉइस है, मुझे दवाइयाँ लेना है या खाना खाना। और ये मेरा इतना एक्सट्रीम था ना, मेरा फिजिकल पेन इतना एक्सट्रीम था, तो आई हैड नो चॉइस। मैं लोगों को बोलती हूँ, मैंने किया क्योंकि मुझे तकलीफ होती थी और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो बाकी लोग तो पूरा नहीं कर पाते, बट जितना भी आप कर सके, तो इफ यू चेंज लिटिल बिट इन योर रूटीन, यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। और फिर हमारा वो जो एक होता है ना, अभी पहले था कि ये खाना है, वो खाना है, पूरा हमारा, अभी मैं सुबह जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ सोचना नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट में क्या ले जाना है, मुझे लंच में क्या ले जाना है। एक कैरेट उठाया, कुकम्बर उठाया, अवाकाडो लिया, ये लिया, चले गए। जूस बना के रखती हूँ, शाम को बोतल में लेके जाओ, ग्रीन टी है, ये तो ये पियो, बस हो गया। कुछ सोचने के, तो शाम को आकर के कुछ एक आध चीज बना ली, बाबा को भोग लगाया, खा लिया, फिनिश। तो वो जो हमारा 24 घंटा किचन में जाता था ना, ये करना है, वो करना है, तो अब वो सब छूट गया। ज्यादा से ज्यादा हल्कापन बॉडी में आया, मन में आया, और बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिल गई। तो मुझे लगता है मेरे लिए ये बहुत अच्छा था, तो सबको भी उसका फ़ायदा हुआ। वो मेरे साथ जो बहन है वो भी करने लगी, तो हम दोनों का भी तो हमारा गैस सुबह जलता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना कि जो सतयुग में हम क्या खाएँगे, फल और फ्रूट और वो, तो अभी से बाबा, मुझे ऐसे लगता है कि अभी से वो हमारे संस्कार हमारे अंदर डालना ज़रूरी है। और उससे जो अनुभूति मुझे हुई, दैट इज मोर देन माय पेन एंड ऑल। आई फील लाइटनेस। मैं कुछ भी कितना भी काम कर रही हूँ, भले मैं बाबा बाबा नहीं कंटिन्यूस कर रही हूँ, बट आई एम ऑन दैट स्टेज, माय फ्रीक्वेंसी हैज गॉन अप। कि बाबा ने अब अभी, अब ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी बाबा बाबा करती रहूंगी ना, बट इन व्हाट फ्रीक्वेंसी, इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड आई एम डूइंग माय वर्क। तो जो कंसंट्रेशन पावर है, बाबा तो, और आजकल तो सब सुविधा है, ऑफिसों में भी कान में कुछ लगा के बैठो, क्लासेस सुनो, ये करो, वो करो। नॉट नेसेसरी कि तुम मुंह से बाबा बाबा कह रहे हो तो बाबा का आप याद कर रहे हो। व्हाट स्टेट ऑफ माइंड आई एम विल बी, मेरे आजू बाजू में मेरे ऑफिस के कलीग के साथ मेरे संबंध कैसे है। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता दी मैं, जैसे मैं थर्सडे को उस दिन में गई, और जैसे हम नेचुरल ब्राह्मणों का होता है ना कि स्माइल होता है हमारे फेस पे नेचुरली, तो मैं खड़ी थी लिफ्ट के या, तो वहां से एक बड़ा सा ऑस्ट्रेलियन आया, व्हाई यू आर सो हैप्पी। मुझे तो समझ में आया कि मैं 2 मिनट में कि क्या हो रहा है। You look so happy. So I think that is something which is incognito सेवा हम करते हैं। कि उसको मुझ में ऐसा क्या दिखाई दिया कि मैं तो सिर्फ स्माइल कर रही हूँ। But that something is our, we are carrying that meditation power within us. और या ऑफिस में कुछ हो जाता है तो हम पकड़ के नहीं बैठते हैं, या तो इतना मल्टीकल्चरल है, हर एक डिफरेंट कंट्री से आया हुआ है, तो सबसे हम बात कैसे करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। दैट इज समथिंग आई थिंक वी आर कैरिंग बाबाज वैल्यूज इन अस, एंड इनकॉग्निटो वे में सूक्ष्म में हमारी सेवा हो जाती है, हम जब हम फील्ड पे होते हैं। और फिर जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ, घर आए, कहीं हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो तो हमारा लाइफ है ही नहीं। तो सीधा, और अब ऑफिस में भी मैं इनडायरेक्टली ना ऐसे टोलियां देना उनको, कभी मॉर्निंग टी होता है तो सेंटर से मैं उस दिन टोलियां बना के लेके गई थी, बिस्किट बनाए, उसमें ब्लेसिंग डाल दिया है कि ब्लेसिंग तो नहीं, पूरा एक वर्चू वैल्यू। और सबको मैंने बोला, ये दिस इज व्हाट यू आर, वो हु यू आर। तो किसी को आया लवेबल, किसी को आया सो ऐसे इनडायरेक्टली हम सेवा कर सकते हैं। तो उसने कहा कि ये क्या है, मैंने बोला दिस इज यू। और उनको इतनी खुशी, एक लड़की बोलते मुझे आज तक किसी ने ऐसे बोला नहीं। सो दैट्स हाउ वी इनडायरेक्टली उनकी सेवा कर सकते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद फिर मैं बता देती हूँ उनको कि हाँ ऐसा मेडिटेशन सेंटर है, इफ यू वांट टू कम देयर,
यू कैन कम एंड विजिट। तो ऐसे इनडायरेक्टली सेवा हो जाती है। फिर मैं वहां पे भी मैं सलाद वगैरह खाती हूँ, तो यू वेजिटेरियन, यू ईटिंग सो हेल्दी एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग आ जाते हैं फिर। तो वो उसके लिए, वो प्रोग्राम के लिए एक अलग सा समय चाहिए। इफ यू वांट वी कैन डू इट। जरूर दीदी, एक दिन उसके लिए स्पेशल हम प्रोग्राम रखेंगे। और मैं तो ये वाउच कर सकता हूँ कि ये सबको ज़रूरत है, और सब चाहेंगे ही कि ये भी क्लास एक ज़रूर करी जाए। स्पेशली होलिस्टिक हेल्थ भी बड़ी ज़रूरी है, जिसके अंदर ये भोजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए हम ज़रूर एक क्लास रखेंगे और आपका समय फिर से एक बार लेंगे। और अभी है हमारे पास 5-7-10 मिनट, ओके। तो थोड़ा सा योग भी करेंगे। और अगर थोड़ा सा सेंटर, ये बच्चों को थोड़ा, क्या है कि ये ऑनलाइन बच्चे हैं, इनको अच्छी लगेगी, खुशी लगेगी कि ठीक सेंटर्स है, के ठीक बारे में कुछ समझेंगे है, कि देखिए देखिए दिखा दे। आप सब ऑस्ट्रेलिया का सेंटर भी देख सकते हैं, भी दीदी दिखाएगी आपको। देखें बाबा कैसे कैसे हर जगह पहुंच चुके हैं, आप भी उन नजरों से देख सकते हो। मुरली या हमने दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर माइक थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन कर लें। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में बैठे हैं, वही सेम बाबा की फोटोज आसपास। हाँ जी। ये हमारा मुरली रूम है। अच्छा, दिस इज अ मुरली रूम, ओके। हम्म, तो यहाँ अभी पे दीदी आज पे जी, कितने विदेशी बैठते हैं और कितने भारतीय बैठते हैं? यहाँ संडे को होते हैं करीबन 20-25 लोग आते हैं। हम्म, इसमें गोरे होंगे 10। ज्यादा अभी इंडियन आने लगे, पहले नहीं थे इतने इंडियन, अभी बढ़ने लगे इंडियंस। हम्म, ये हमारा किचन है, बाबा का भंडारा। वाह, हम्म, ब्यूटीफुल। और ये मेरा जूसर है, ये सबसे ज्यादा काम करता है। हम्म, और ये सब हमारी मशीनरी, एक किचन, ये कुक टॉप, यहाँ फ्रिज है। और ये एक हमारा बड़ा रूम है, हॉल है। यहाँ पे हम सब संडे को, एक मिनट में लाइट लगा देते हैं। यहाँ हिंदी मुरली होती है संडे को। ये भी बाबा का रूम है। फिर ये हमारा ऑफिस है, मेरा अकाउंट्स का काम मैं करती हूँ, तो ये। दीदी आपकी हिंदी मुरली अलग होती है और इंग्लिश मुरली अलग होती है, हाँ, मतलब? संडे को सिर्फ हिंदी होती है, बाकी इंग्लिश ही होती है। तो ये भी। जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती, तो फिर उनके लिए अलग करते हैं कि वही इंग्लिश में भी सुनते हैं वैसे ही करते हैं? संडे को होती है ना हिंदी, तो और ऑनलाइन होती है। तो ये बाबा का रूम है। ओह, बहुत सुंदर, हम्म, ब्यूटीफुल। बाबा है। ये हमारे गार्डन के, मैंने यहाँ गार्डन भी अपना बनाया है बाबा का। तो ये हमारे गार्डन के फूल है। वाह, बहुत अभी अंधेरा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती कितना हमने बहुत पेड़ भी लगाए हैं, सब्जियां भी लगाई है। ये हमारा रूम है। फिर हमारे बेडरूम्स है उस साइड में, ओके। 2-3। एक गेस्ट रूम है, और ये हमारा लिटरेचर हम लोग जो सेल करते हैं, ओह, बुक्स और ये सब बुक शॉप है।
काफी एरिया है, तो काफी हाँ लंबा बहुत बड़ा है। ये डाइनिंग है। के। बड़ा है ये एक। तो दादी भी आई हो? हाँ दीदियाँ दादियाँ तो बहुत सारी आई है यहाँ। ये नया है कंपेयर टू सिडनी। ये अभी हमने ये पहले रेंट पे होता था यहाँ पे, तो ये 2003 2018 से ये अपना खुद का प्रॉपर्टी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में 45 ईयर से है। सिडनी में 2 रिट्रीट सेंटर्स है, मेलबर्न में 2 रिट्रीट सेंटर्स है। ये जो मैं वेजिटेरियन कुकिंग की मैं रिट्रीट्स कराती थी, 2-2 दिन का 3-3 दिन का, लोग आके रहते हैं, तो फिर हम लोग मैं ऐसे रिट्रीट्स कराती थी। और मैंने एक यूट्यूब पे हमने एक सेंटर से मैंने सेंटर हमारी एक सेंटर की बहन और मैंने वीडियोस बनाए, मैंने राजेश भाई को भेजे हैं, कुकिंग एंड कॉन्शियसनेस करके। तो उस पर भी मैंने ये जो अभी आप जो बात कर रहे थे ना, मैं जूसिंग वगैरह, तो वो लेकिन वो इंग्लिश में है, तो उसके 3-4 एपिसोड्स हमने बनाए थे। उसमें मैं बताती हूँ उसको कि कैसे करना है, वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया था बाबा के इसमें। और अभी काफी सारा चेंजेस आ रहा है ब्राह्मणों में, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ तो चेंज होना चाहिए बॉडीली हेल्थ में। तो अभी निर्मला दीदी भी एक नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के आए, उन्होंने भी अपना क्लींजिंग करवाया, सब कुछ पूरी वो क्रियाएं वगैरह। बट वही है कि बाबा ने मुझे वो रास्ता उस समय पे, मैंने जैसे बाबा से बोला था कि कुछ तो मुझे मुझे सिर्फ रीजन बताओ, मुझे ये नहीं कि आप मेरा दुख दर्द दूर करो, आई नो दैट दिस माय कर्मा, बट जस्ट आई नीड सम हिंट कि दिस वन इज बॉदरिंग मी, आई वुड स्टॉप इट। और जब मुझे पता चला कि ये सब कुछ मुझे बॉदर कर रहा है, देन आई चेंज माय लाइफस्टाइल टू गेट दैट मैक्सिमम रिजल्ट। बहुत सुंदर। तो ये भी हम फिर एक क्लास बहुत जल्दी करेंगे दीदी, आपका समय लेकर आपसे, जब भी आपके पास टाइम होगा इसके ऊपर भी लेंगे जरूर क्लास। अगर ना संडे को थोड़ा इतना अभी ये थोड़ा सा दिन के टाइम, हमारे दिन के टाइम में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे आपके 12 बजे मेरे 2 बजे, तो क्योंकि क्या होता है देन मैं जल्दी सोने वाली हूँ सोती हूँ, क्योंकि जॉब जॉब पे भी जाना होता है ना, और दिन भर भी कुछ ना कुछ चलता है, संडे को भी। आपके 10 बजे? अभी यहाँ 8:30 बजे है। नहीं, आपके 10 साढ़े 10 बजे सुबह के टाइम ठीक रहेगा, हमारे 8 बजे संडे को हाँ संडे चलेगा, को, हाँ है ना? किसी चलेगा दिन चलेगा। ऐसा रख लेंगे, क्योंकि हमारे संडे को सुबह 8 बजे क्लास होती है। हाँ चलेगा, वो उस चलेगा। दिन हम ऐसा कर लेंगे, है ना? ये ठीक हम्म है। बहुत सुंदर। हम्म। शाम को फिर मैं जल्दी सोती हूँ वैसे। अभी तो आज 8:30 तो ठीक है, बट फिर वो थोड़ा लंबा चलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं दिन के समय में होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लोगों के ठीक है दीदी, क्योंकि फिर जब कुछ चेंज होना होता है तो देख। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा योगा हाँ जी आएंगे, जरूर, बिल्कुल। जरूर। ओम शांति। एक लंबी गहरी सांस ले और नाभि से सांस लेने का प्रयत्न कर। नाभि से ऊपर की तरफ खींचना है हमें सांस को। होल्ड कर 1 सेकंड और एक्सेल करे, लंबा एक्सेल करे। तीन बार कर सकते हैं। ये हमें लंबा गहरा सांस क्यों लेना है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, तो हमारे बॉडी में इतना कार्बन डाइऑक्साइड है कि हमें ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता नहीं है। तो जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग दैट ऑल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी आर एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेलिंग ऑक्सीजन। और जब हम गहरी सांस लेते हैं तब हम सोच नहीं पाते। तो पूरा नीचे की ओर जो होते हैं वो सब हमारे विकार होते हैं। लास्ट 3 चक्र में सब विकार है, और अपर 4 चक्र में हमारा क्रिएशन है। तो सर्वाइवल इज लोअर चक्र एंड क्रिएशन इज अपर चक्र। सो
कभी भी हम जब मेडिटेशन करते तो हम गहरी सांस लेने को के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पूरी टॉक्सिन बाहर निकालनी है और ऑक्सीजन अंदर लेनी है, तभी बॉडी को वो रिफ्रेशमेंट मिलेगी। तो ब्रेन को वो ऑक्सीजन मिला, बॉडी को ऑक्सीजन मिला, देन आवर बॉडी इज काम। अब हम और एक 3 बार उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव करें कि जब आप देखना कि जब आप गहरी सांस ले रहे हो, आप सोच नहीं सकते हैं। एंड ब्रीदिंग इज कनेक्शन बिटवीन सोल एंड बॉडी। तो 3 बार और करेंगे। और अभी फील करें, फीलिंग, नॉट थिंकिंग, हाउ आई फील। जैसे शांति की शक्ति बाबा कहते हैं कि मेरे अंग अंग शीतल है। तो शीतल माना क्या, ठंडा माना क्या? मैंने ठंडे बर्फ पर हाथ रखा तो कैसे लग रहा है? या तो मैं बहुत गर्मी में हूँ और मुझे पंखे की हवा या कूलर की हवा आई मेरी बॉडी पर, तो मुझे कैसा लग रहा है? कूल, शीतल, उसकी अनुभूति करें कि वो अनुभूति कैसी होती है। तो अब मैं हल्की हुई हूँ और हाईएस्ट एनर्जी, बाबाज एनर्जी मीन्स गॉड्स एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी। और मैं जब अपनी लोअर एनर्जी में होती हूँ, बॉडी के लोअर पार्ट में है, वो लोअर एनर्जी है, विकारों की एनर्जी है। और बाबा इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो उस प्योरेस्ट फॉर्म तक को कनेक्ट होने के लिए भी मुझे भी उतना अपने को ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो मेरी फ्रीक्वेंसी मुझे रेज करनी होगी। तो मैं ये श्वासों द्वारा कर सकती हूँ। और जब बॉडी पूरी तरह से कूल है, शांत है, और शांति की शक्ति की वाइब्रेशन हाई होगी, तो मैं बाबा के वाइब्रेशन अपने आप मेरे में आते हैं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये शांति की शक्ति मैं अपने व्यवहार में कैसे यूज करती हूँ? जब बैठ के भले मैंने बहुत योग कर लिया, लेकिन जब जब जिस भी शक्ति के हम योग में पावर बाबा से लेते हैं, उसी का पेपर हमें सामने आता है उठने के बाद कर्म करने के लिए। कर्म क्षेत्र पर जाते हो तो वही शक्ति का पेपर आएगा। तो उस समय मैं कैसी हूँ? उस समय मैं ये शांति की शक्ति कैसे यूज करती हूँ? मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो ये रिस्पॉन्ड का जो है वो मेरे अंदर कितना आया, ये मुझे चेक करना है। अभी भी फील करे कि वो अनुभूति शांति की, इस शक्ति की अनुभूति मेरे अंग अंग को शीतल, बाबा जिसको कहता है शीतला देवी हूं मैं। तो पहले मैंने जब एक्सपेरिमेंट ये किया, पहले 3 महीने सिर्फ मैंने शांति का ही अभ्यास किया कि जब तक मैं स्टेबल हो नहीं होती हूँ तो कोई भी और शक्ति काम नहीं कर सकती। तो कंटिन्यूस इस शक्ति का ही, जब हम एक एक शक्ति शक्ति का हम अभ्यास करेंगे, लेकिन उसका फाउंडेशन शांति होगा। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए ऐसे नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ, नहीं है। इट्स एवरीथिंग, एवरी पावर इज फॉर एवरीवन। मैं कैसे यूज करती हूँ उस पर वो डिपेंड है। तो हर एक कर सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और ये बाबा के ज्ञान की ताकत है।
और ये शांति की फीलिंग मेरे अंदर हमेशा रहे। तो फीलिंग को चेक करना है और उसका आप अब हर एक का अपना अपना होगा कि किस फीलिंग से मुझे क्या अनुभूति होती है, या मैं इसको मैं क्या नाम दूं, कौन सी फीलिंग को क्या नाम देना, ये मेरे हाथ में है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कूलनेस माना, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैं गर्मी से ठंड ठंडी छाव में गई हूँ तो मुझे कैसा लगता है, हाँ व्हाट अ सुकून, दैट इज अ कूलनेस फॉर मी। तो खुशी क्या देखकर मुझे क्या खुशी होती है, जैसे मैंने फूल को देखा, मेरी आंखों को ठंडक मिली, वो फ्रेग्रेंस से मुझे एकदम से चेतना आई। तो वो हर एक फीलिंग को मुझे नाम देना है। ये करने के बाद मुझे ये फील होता है, ये कार्य के लिए किया तो मुझे ये फीलिंग आई। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मैं हर संबंध बाप से जोड़ो, तो वो माँ की फीलिंग क्या है, वो बाप की फीलिंग क्या है। सो फील इट कि हमें कैसा लगता है, क्योंकि बाबा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। अगर मैं उसके साथ में मैंने वो कनेक्शन फीलिंग से नहीं जोड़ा तो मुझे वो अनुभूति नहीं हो सकती है। बाबा ने मेरा ये काम कर दिया, बाबा हमारे काम करने के लिए नहीं आया। ही इज देयर टू गिव मी पावर इफ आई कनेक्ट टू हिम। और यही अनुभूति लेकर के हम जीवन में चलते रहे। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत ही सुंदर तरीके से अनुभूति कराई। एक तो योग लगाते हैं, दीदी ने यहाँ पे अनुभव कराया, तो चाहेंगे कि इसके लिए भी अगली बार फिर से एक्स्ट्रा बैठें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज शोइंग इज नॉट गुड। मे बी आपको आवाज रुक रुक के आ रही होगी उधर। आवाज ठीक आ रही है सबको? हाँ हाँ, अभी तृप्ति मुझे बहन आवाज तो जी, ठीक है फिर? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो दीदी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लेट थोड़ा हमने कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी इतना लेट नहीं अगली है। बार हम सुबह का टाइम रखेंगे। विल हाँ कनेक्ट 8 o'clock IST टाइम एंड 10:30 ऑस्ट्रेलियन टाइम, हाँ, ताकि दैट वुड बी गुड। हाँ, आराम से हम बैठ क्योंकि दिन में एनर्जी भी ज्यादा होती है। पाएंगे। और तो फिर लोग जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू एवरीवन। एनर्जी तो आपके अंदर बहुत ज्यादा। चलो, ओके, ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट एवरी, सॉरी आपका गुड नाइट, गुड इवनिंग, हमारा गुड नाइट। थैंक यू गुड तृप्ति नाइट टू यू बहन। दीदी, गुड नाइट टू यू ओम शांति। थैंक यू वेरी मच जी। शांति।